This call is now being recorded. This call is now taking notes. इस बार सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास में को ज्वाइन करेंगे, और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो वीडियो के माध्यम से इस वीडियो जो यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को सुनेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई। खेमकर सर का एक सपना है। खेमकर सर के कुछ मोटो हैं, वे इस प्रकार हैं: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा, पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे मानव शरीर विज्ञान के चैप्टर 11 पर, जो हम लोगों का मेन नर्वस सिस्टम है, और वो उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी जो लोग किताबें रखते हैं वो किताबें रख सकते हैं, और हम लोग अपने विषय को अपने नोट्स के माध्यम से बता रहे हैं।
आप लोग वैसे ही समझते रहिएगा। नर्वस सिस्टम, हम लोग चर्चा कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में 3 तरह के सेल होते हैं। नर्वस सिस्टम में 3 तरह के सेल होते हैं। एक तो न्यूरॉन होता है, दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लायल सेल्स कहते हैं, इनको ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है। तो ये, और तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इन्हीं से हमारा जो है नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। कोई भी सिस्टम जो होगा उसका कोई फंक्शनल होगा और कोई स्ट्रक्चरल इकाई होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर नर्वस सिस्टम की उसको न्यूरॉन कहेंगे। जैसे हम लोग शरीर के लिए कहते हैं कि हमारा सेल है, शरीर के लिए जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई है सेल है, ऐसे हर जगह है। कहीं नेफ्रॉन है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वहां हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चरल इकाई जो हमारी नेफ्रॉन होगी। तो शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन है। ये हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये शरीर में इतने अरब न्यूरॉन हैं जो हमारे फंक्शंस को करते हैं, सारे फंक्शन को करते हैं। न्यूरॉन के 3 भाग हैं। पहला होगा क्या, डेंड्राइट्स, जो डेंड्राइट्स है। तो दूसरा है सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आदि सभी हैं। जो सेल में हम लोग कल्पना करते हैं वो सब यहाँ भी आपको मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सब। तीसरा एक्सॉन है। ये एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की लंबी संरचना है। एक्सॉन लंबे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, उनकी लंबी संरचना है। तो एक्सॉन 2 तरह के होते हैं। एक्सॉन 2 प्रकार के हो सकते हैं, जो संरचना के आधार पर या कवरिंग के आधार पर। तो अगर हम लोग बात करें तो एक कैसे कवर करते हैं, मतलब उनको ऊपर कोई कवरिंग हो, तो वो कवरिंग के आधार पर माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड। प्रत्येक एक्सॉन के ऊपर, प्रत्येक एक्सॉन, जो भी एक्सॉन होगा, एक्सॉन को हम लोग अगर आगे देखना चाहें तो हम लोग आगे इसको देख सकते हैं। पेजेस में, पेज की बात है, इसमें नहीं दिखा हुआ, लेकिन आप इसको अल्टीमेटली हम लोग देख लेंगे आगे कहीं जब पढ़ेंगे तो ब्रेन के उसमें, तो हम लोग उसमें देख लेंगे कि न्यूरॉन्स की संरचना कैसी है। अभी हम लोग अपने विषय पर रहते हैं। तो माइलेटेड और नॉन माइलिनेटेड की बात है। माइलिन यानी माइलिन के आधार पर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का कंसेप्ट आया है एक्सॉन में। एक्सॉन के ऊपर, प्रत्येक जो एक्सॉन है इसके ऊपर मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है। एक मेम्ब्रेन, हम लोग समझते हैं कि कवरिंग लगभग सबके लिए पास होती है। क्यों? इसको सुरक्षा, सबको सुरक्षा चाहिए। तो यहाँ भी एक्सॉन के ऊपर एक आवश्यकता है, सुरक्षा भी, और कुछ उसके फंक्शन भी ठीक हो जाते हैं। तो एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसे एक्सोलेम्मा कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं माइलिनेमा बोल देते हैं, एक्सोलेम्मा बोलते, तो एक्सोलेम्मा एक्सॉन पर लेम्मा है, उस पर एक कवरिंग चढ़ी हुई, तो एक्सोलेम्मा। इसके अतिरिक्त ये तो नॉर्मल है, तो यानी कोई भी नॉन माइलिनेटेड भी होगा और माइलिनेटेड जो भी होगा उसमें एक्सोलेम्मा चढ़ी होगी। इसके अतिरिक्त ये एक्सॉन में माइलिन शीथ चढ़ी होगी, तो उसे माइलिनेटेड बोलते हैं, माइलिनेटेड।
यानी माइलिन शीथ उसमें चढ़ी है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर माइलिन शीथ नहीं है मान लीजिए, तो उसको बोल देते हैं नॉन माइलिनेटेड। बस ये अंतर है। तो माइलिन शीथ चढ़ी है और माइलिन शीथ का रंग सफेद है, ध्यान रखिएगा। एक्सॉन की लंबाई 2 माइक्रोन से लेकर, अंतर समझिएगा, एक्सॉन की लंबाई 2 माइक्रोन से लेकर 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये है एक्सॉन का। इसी एक्सॉन के यानी कितना आपकी किसी एरिया में या किसी ऑर्गन में ये जो लंबाई है 2 माइक्रोन से लेकर 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और कितने उसमें माइलिन शीथ वाले होंगे उनमें अधिक फंक्शनलिटी होगी, यानी अधिक तेजी से सक्रियता अधिक होगी, स्पीड अधिक होगी। तो ये सब कारण होते हैं जो आपको किसी स्थान पर, किसी पर्टिकुलर शरीर में, किसी मानव शरीर में बहुत तेजी से कोई फंक्शन होता है, किसी में धीमे होता है। न्यूरॉन में जल की मात्रा, देखिए जल सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड में जल है। तो जल ब्रह्मांड में है तो हमारे शरीर में भी जल है। जब शरीर में जल है तो शरीर के जो अवयव है उनमें भी जल है। तो आपने देखा था, हम लोगों ने सब जगह देखा कि हर जगह जो भी अंग मिलता है या उसका उपांग है, उसका सब सिस्टम है या सब ऑर्गन है, तो उसमें हमारा या उसका पार्ट, ऑर्गन पार्ट है, तो उनमें सब में जल की मात्रा है। तो यहाँ न्यूरॉन में जल की मात्रा 75 से 78% है, यानी 3/4 न्यूरॉन में जल ही जल है। माइलिन शीथ एक्ट्स एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। यानी कोई चीज जो अंदर बिजली का करंट कोई जा रहा है तो उसमें हम लोग इंसुलेशन लगा देते हैं, सो दैट कि हमारा लॉस न हो, बिजली का लॉस बाहर न हो और उसी धारा में जहां बहाना चाहते हैं वहां बहे। तो माइलिन शीथ एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। कोई जो परिवहन हो रहा है, जो संवहन हो रहा है, जो ट्रांसमिट हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ा देने में कामयाब होती है। नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं, हम लोग जानते हैं, एक है वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। ये प्रारंभ से इसलिए बताने की आवश्यकता है क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है और वो कंट्रोलर पार्ट है, इसलिए उस पर जानकारी हमको अधिक चाहिए। नर्वस सिस्टम के 2 भाग है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, यानी हमारे कुछ इच्छा ऐच्छिक और कुछ अनैच्छिक 2 भाग हैं। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के भी 2 भाग हैं। तो दो भाग देखिए, वॉलंटरी सिस्टम के भी 2 भाग हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, शॉर्ट फॉर्म है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो सीएनएस के भी 2 भाग हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहा गया जो बिल्कुल सेंट्रल में, सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उसमें क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चूंकि ब्रेन बिल्कुल बीचों बीच है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी बीचों बीच है, तो उसको हम लोगों ने कह दिया सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर दूसरा पेरिफेरल माने, पेरिफेरी माने परिधि, परिधि में है, यानी हमारे शरीर का जो चौड़ाई पार्ट है, तो उस चौड़ाई में कहीं बाहर की तरफ कोई होगा तो उसको पेरिफेरल कहेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, इसके भी 2 भाग हैं, एक क्रेनियन नर्व और दूसरे स्पाइनल नर्व। ये नर्वों से कंट्रोल होती है, तो ये नर्व से, तो क्रेनियन नर्व है और स्पाइनल नर्व है। अब इस पीएनएस, अब जो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के सीएनएस और पीएनएस। अब इनवॉलंटरी एक हमने पढ़ा था, तो इनवॉलंटरी सिस्टम के भी 2 भाग होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। एक सिंपैथिक है और एक पैरासिम्पैथिक है। अब एक और आगे हम लोग समझ जाते हैं कि जो नर्व फाइबर पेरीफेरी से, यानी हाथों वगैरह से, हाथों पैरों से, जो पेरीफेरी दूर से कोई संवेदना, कोई मैसेज, कोई इंपल्स लेके आते हैं, इंपल्स कह सकते हैं, मैसेज कह सकते हैं, कोई संवेदना कह सकते हैं, जो पेरीफेरी से लेकर आते हैं और केंद्र में जाते हैं। केंद्र कहाँ है, केंद्र हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन में है, अल्टीमेटली ब्रेन यहाँ पर ऊपर है, इस जगह पर है, और ये स्पाइनल कॉर्ड भी उसका एक पार्ट है। तो यानी केंद्र में जाती है, मैसेज लिया, इंपल्स लिया, कोई इंफॉर्मेशन लिया,
इसको ले करके जो हमारे जाती है, कहां पर जाती है? केंद्र में। केंद्र माने नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन पार्ट, वही अल्टीमेटली जा रहा है। उसे एफरेंट या सेंसरी नर्व कहते हैं, वो सेंसेस के लेके जाती है। जैसे हम आयुर्वेद में जानते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी महाभूत हैं और उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उसकी क्या है? ये उनके तन्मात्राएं हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं कि यही हमारी जो है पंच महाभूतों की पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, तो यानी ज्ञानेंद्रिय माने कोई इनसे कोई इंफॉर्मेशन आती है। आंखों से कोई देखते हैं तो इंफॉर्मेशन गई, आप टच से, त्वचा से टच करते हैं तो इंफॉर्मेशन गई कि हमने कोई चीज छुआ। आप जो आपका रस वाला है, त्वचा से, जबान से आप कोई चीज देखते हैं तो आप कहते हैं टेस्ट आया, हमको ये चीज हमको मालूम हुई। और कानों से आपने कोई ध्वनि सुना तो कानों हो गया। तो शब्द, स्पर्श, रूप, तो शब्द कानों से सुना, शब्द, स्पर्श माने त्वचा, रूप ये हुआ, और रस और गंध यानी नाक से कोई चीज सूंघा तो आप समझ गए। तो ये सेंसरी, इसको जो नर्व फाइबर्स पेरिफेरी से लेके जाते हैं उनको एफरेंट या सेंसरी नर्व कहते हैं। जो नर्व फाइबर्स ब्रेन से यानी केंद्र से संवेद लेकर मसल्स ऑर्गन्स तक जाते हैं। अब देखिए, वहां तो नॉर्मली त्वचा में है, त्वचा में हमारे रिसेप्टर्स हैं, त्वचा में, स्किन में हमारे रिसेप्टर्स हैं। इनसे आप टच किया तो ये रिसेप्टर्स ने सूचना दिया, लेके गए और ये जाकर के ब्रेन को बताते हैं। अब ब्रेन ने कोई एनालिसिस किया, कोई ऑर्डर दिया, कोई, क्योंकि कमांड तो वहीं से आता है, कमांड माने ऑर्डर वहीं से आता है। तो जो नर्व फाइबर ब्रेन से यानी केंद्र से संदेश लेकर मसल्स ऑब्लिक ऑर्गन्स तक जाते हैं उन्हें इफरेंट या मोटर नर्व कहते हैं। उन्हें इफरेंट कहते हैं या मोटर नर्व कहते हैं। तो पेरीफेरी में किसी भी ऑर्गन में संवेद को ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर होते हैं। पेरीफेरी माने जो भी आपका, जहां से आपके ज्ञानेंद्रियों के विषय माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय हैं। तो इन विषयों को जो भी ग्रहण करेगा तो उस ऑर्गन में या स्किन, जो भी त्वचा कह लीजिए, ऑर्गन कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, वहां को मैसेज को यानी इम्पल्स को ग्रहण करने वाला इम्पल्स को ग्रहण करने वाला कोई रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर को हम कह सकते हैं द्वारपाल। जब तक उठाएंगे तब तक नहीं करेंगे। हमारे इसमें पेरीफेरी में या किसी भी ऑर्गन में, पेरीफेरी में या ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। इनको आप द्वारपाल कह सकते हैं, ये बताते हैं। तो रिसेप्टर हैं, उन्हीं से एफरेंट नर्व का जन्म होता है। याद रखिए हमेशा, ये ध्यान वाली बात है कि जो एफरेंट नर्व है ये रिसेप्टर से जन्म लेती हैं। जो हमारे कहीं भी किसी ऑर्गन में बैठे हुए हैं, पेरिफेरी में है, त्वचा में, कहीं भी हैं, तो जो रिसेप्टर्स हैं इन्हीं से एफरेंट नर्व का जन्म होता है। कोई प्रश्न आए कि एफरेंट नर्व का जन्म कहां से होता है, तो आप कह सकते हैं रिसेप्टर से होता है। रिसेप्टर्स 3 प्रकार के होंगे।
रिसेप्टर 3 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल और तीसरा प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब इसी को हम लोग जानते हैं। एक्सटर्नल रिसेप्टर्स क्या है? ये भी 2 प्रकार के होंगे। एक क्यूटेनियस यानी त्वची स्पर्श, ये क्या होगा? ये त्वचा वाले, क्यूटेनियस को हम लोग बोलते हैं त्वचा, त्वचा वाले एक्सटर्नल रिसेप्टर 2 प्रकार के होंगे। एक तो क्यूटेनियस होगा और दूसरा स्पेशल सेंसेस होगा। तो क्यूटेनियस को हम लोग जनरल सेंस का बोल सकते हैं, क्योंकि जनरल क्या है? अब देखिए, त्वची स्पर्श, त्वचा वाला स्पर्श है, ताप, दाब, स्पर्श और दर्द की सूचना देंगे। कोई टेम्परेचर होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई टच होगा, कोई पेन होगा, तो उसकी सूचना देने के लिए क्यूटेनियस है। ये जनरल रिसेप्टर के रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि केवल एक ही की सूचना नहीं दे रहा है, ये 4 की सूचना दे रहा है। ताप की दे रहा है, दाब की दे रहा है, स्पर्श की दे रहा है, दर्द की दे रहा है। दूसरा हमारे स्पेशल सेंसेस हैं। स्पेशल सेंसेस क्या है? जो कोई विशिष्ट ज्ञान के लिए होगा, जिस किसी सेंस से केवल विशिष्ट ज्ञान होता है, किसी एक चीज का ज्ञान होता है, उस को स्पेशल सेंस कहते हैं। ये विशेष के ये वाले जो है, जो स्पेशल सेंसेस के रूप कैसे होंगे? विजन, विजन रूप के लिए, जैसे हम कहते हैं आयुर्वेद से कल्पना करिए, तो विजन यानी दृष्टि, रूप, स्मेल गंध, ऑडिटरी हियरिंग शब्द, टेस्ट रस। हमारे बार बार खत्म हो गया। डॉक्टर कोमल बालवानी का स्वागत है। तो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक क्यूटेनियस कहलाता है, जो त्वचा वाला स्पर्श है, त्वचा। तो त्वची स्पर्श क्या है? ताप की, दाब की, स्पर्श की और दर्द की सूचना देते हैं। तो इसको इनको जनरल सेंस भी कह सकते हैं हम लोग। क्यूटेनियस को जनरल सेंस कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 की सूचना देते हैं, 4 इंफॉर्मेशन देते हैं, ताप की, दाब की, स्पर्श की, दर्द की। दूसरा स्पेशल सेंसेस क्या है? ये विशिष्ट ज्ञान, जिस किसी इंद्रिय से केवल एक ज्ञान होता है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये विशिष्ट। तो बंद मत करना, वैसे रखना। विशिष्ट ज्ञान के लिए है, तो कोई एक इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे विजन, आंखों से केवल हम लोग विजन, दृष्टि देख सकते हैं, तो इसको हम आयुर्वेद में रूप कह सकते हैं, रूप कहते हैं। स्मेल क्या है? स्मेल क्या है? गंध। स्मेल माने गंध। तो गंध की सूचना हमको कहां से मिलती है? नाक से मिलती है। तो नाक केवल गंध की सूचना दे सकता है, कोई और चीज नहीं बता सकता, तो इसलिए इसको विशेष कहा गया है। हियरिंग, हियरिंग शब्द, कान, कान क्या कर सकते हैं? केवल हियरिंग, वो शब्द, तो शब्द को सुन सकते हैं, तो उसको हियरिंग। और टेस्ट रस, यानी अगर जबान से कहें तो वो केवल टेस्ट कर सकती है, वो बता सकती है कि ये इसका मीठा है, कड़वा है, तीखा, जो भी है। तो रस, इसलिए जो आयुर्वेद के हैं रूप, गंध, स्पर्श और रस, ये हमारे विशेष हैं, और केवल स्पर्श हमारा क्यूटेनियस है। ठीक, तो ये इस तरह का एक्सटर्नल रिसेप्टर्स का है। प्रोप्रियोसेप्टर्स 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 तरह के हैं ना, ये हम लोगों ने जो पढ़ा था कि रिसेप्टर 3 प्रकार के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल और प्रोप्रियोसेप्टर। तो हम एक्सटर्नल बता चुके, और प्रोप्रियोसेप्टर की चर्चा हो रही है। ऑर्गन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पर है ऑर्गन ऑफ गोल्जी। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में मसल टेंशन मापते हैं। मसल टेंशन माने मसल पर कोई भी जो प्रेशर पड़ता है, जो उसका कोई भी मसल
देर तक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो या सेमी कॉन्ट्रैक्ट दशा में रहे तो मसल टेंशन में कही जाएगी। ये मसल उसको नापते हैं कि कितनी देर तक वो रही और उस पर कितना अधिक दबाव पड़ा। तो मसल टेंशन, ये समझ लीजिए कि कोई जैसे हमारे पैर हैं, हमने मोड़ के रखा, तो इसको हमने मोड़ के तो हमारी मसल टेंशन में है, क्योंकि मसल देर तक कॉन्ट्रैक्टेड माने कॉन्ट्रैक्ट संकुचित रूप में या सेमी कॉन्ट्रैक्टेड दशा में रहे तो मसल टेंशन में कही जाएंगी। इसको नापता है ऑर्गन ऑफ गोल्जी। मसल स्पिंडल, मसल में एक सेंसरी तत्व है जो मसल स्ट्रेचिंग और लेंथ में परिवर्तन की सूचना देता है। वो मसल स्पिंडल क्या करती है, मसल में एक सेंसरी तत्व है, वो क्या करता है, हम मसल को जब स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, मोड़ते हैं तो और उसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो उसको मसल स्पिंडल, स्पिंडल माने लंबाई से लेंथ से, स्पिंडल में नापने के लिए मसल स्पिंडल में लेंथ की परिवर्तन सूचना देता है। वो कहता है कि हमारा अब इस पैर की लंबाई पूरी हो गई या कम हो गई, तो ये मसल स्पिंडल बताता है। तीसरा है वेस्टिबुलर, आई मूवमेंट और शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है ये वेस्टिबुलर एपरेटस। ये वेस्टिबुलर एपरेटस कहलाता है, ये आई के मूवमेंट और शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। बॉडी इम्बैलेंस, कान में इनर ईयर में होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, कान में अंदर इनर ईयर में होता है और ये सेरेबेलम के साथ संयोग करते हुए अपने संतुलन को, शरीर के संतुलन को मेंटेन करता है। इससे आई मूवमेंट भी होता है, आई मूवमेंट को भी इससे वेस्टिबुलर से होता है और शरीर का संतुलन, हम लेटते हैं, हम ऐसे बैठे हुए हैं अपने बेड में और हम यूं लेट जाते हैं, तो जो धीरे धीरे लेटते हैं ये वेस्टिबुलर एपरेटस और सेरेबेलम इसके लिए जिम्मेदार हैं। अचानक गिर नहीं पड़ते बल्कि धीरे धीरे हम लोग उसको, तो कान में वो उसको संतुलित करता है। ये वेस्टिबुलर, मेन वेस्टिबुलर उसका भूमिका है। इंटरनल रिसेप्टर 3 प्रकार के होते हैं। ये बैरोसेप्टर, बैरो माने बैरोमीटर, बैरोमीटर समझ दाब, तो बैरोसेप्टर्स यानी बैरो दाब को, ऑस्मोसिस जो होता है कि रक्त में कोई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है ये उसको नापते। किसी भी केमिकल में जो अंदर है, शरीर के अंदर जल तरल है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है वो नापते हैं। और केमो रिसेप्टर माने केमोसेप्टर्स मतलब है कि कोई हमारे गैसेस है या कोई पीएच लेवल है, इन सबको मापने का केमोसेप्टर। तो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। बैरोसेप्टर वास्तव में रक्त दाब मापते हैं और तदनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं। कैसे? होम्योस्टेसिस माध्यम से। आपका दाब, रक्त दाब बढ़ गया तो उसके लिए कोई तुरंत जो है मशीनें, मैकेनिज्म तुरंत तैयार होगा कि रक्त दाब कम कर दिया जाए, आवश्यक परिवर्तन कर देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, आप प्रेशर बढ़ा हुआ तो थोड़ा फैला देंगे नलियों को ताकि दाब आपका कम हो जाए। ऑस्मोसेप्टर्स क्या होंगे? वास्तव में रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर और जल का ऑस्मोटिक प्रेशर मापते हैं। ये क्या करते हैं? रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर मापते हैं और जल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो नापते हैं और उसी के अनुसार एक्शन लेते हैं। केमो क्या करते हैं? CO2 है शरीर के अंदर, CO2 है, O2 है, पीएच। तो CO2 कहाँ है? जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ऑक्सीजन गई, कोई ग्लूकोज गया तो उसने वहां एक एक्शन लिया और उससे क्या हुआ, उससे बनी CO2, उससे बनी, उस ऑक्सीजन से बनी CO2, उससे बना जल और उससे बनी ऊर्जा। तो ऊर्जा हमने यूज कर लिया, जल हमारे शरीर ने यूज कर लिया, CO2 को हमको बाहर निकालना। तो केमोसेप्टर्स ये नापते हैं कि शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ तो नहीं रही है, तो उसके लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है। पीएच माने अगर पीएच 0 से लेकर के हमारा 14 तक का होता है तो 7 जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ये जल का होता है पीएच। अगर जल से, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाती है, अगर ये 7 से कम है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है, और अगर 7 से अधिक हुआ तो एल्कालाइन यानी जो क्षारीय तत्व है वो अधिक बढ़ रहे हैं। ये अन्य केमिकल्स की उपस्थिति भी मापते हैं केमोसेप्टर्स।
ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा समझना है, उसको थोड़ा सा समझा दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। डॉक्टर कोमल, ठीक। जी सर। आप मतलब इसको, ये जो ये है, ये वर्चुअली नर्वस सिस्टम के लिए है, तो थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर को जानना जरूरी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, शरीर के अंदर होता है, और उसी की बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम न होने पाए या वो, तो उसी के लिए थोड़ा सा एक जानकारी फिजिक्स की है, वो हम देना चाह रहे हैं। ठीक, थोड़ी जानकारी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने के लिए कुछ आवश्यक जानकारियां चाहिए। क्या जानकारी चाहिए? अब एटम हम लोग जानते हैं, एटम, एटम की उत्पत्ति एटोमॉस यानी इंडिविजिबल शब्द से हुई। उसको कहा गया एटोमॉस। एटम कहां से हुआ? एटोमॉस। तो एटोमॉस किसी भाषा का शब्द है, और उसको कहा गया कि इंडिविजिबल यानी उसको बांट नहीं सकती है आप, इंडिविजुअल होने, अब उसको बांट नहीं, तो इसलिए सबसे छोटा माना गया कि एटोमॉस, एटम की उत्पत्ति एटोमॉस यानी इंडिविजिबल शब्द से हुई। अब इस चित्र में हम लोग देखें, एक अंदर बीच में बना हुआ है जिसमें आपको लिखा हुआ है पी और एन, दिखाई पड़ रहा है? पी माने प्रोटॉन, एन माने न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस मान लीजिए इसको। इसके चारों ओर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। परिधि में एक साइकिल में, दूसरी साइकिल में, तीसरी साइकिल में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ग्रह हमारे चंद्रमा ग्रह के चारों तरफ हमारा चक्कर लगा रहा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। ये अब देखिए, एक एटम के चित्र से समझ सकते हैं, न्यूक्लियस में पी प्रोटॉन होते हैं और एन न्यूट्रॉन होते हैं। अंदर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव धनात्मक होते हैं प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो यानी अंदर वाला जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जो परिधि में चक्कर लगाते हैं। अब जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। अगर यहाँ 8 है तो बाहर 8 चक्कर लगाते रहेंगे। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो बैलेंस स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि जितना धन है, धन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, उतना निगेटिव चार्ज है, तो दोनों बैलेंस होते हैं। यही तो बैलेंस का सिस्टम है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक निगेटिव चला गया, तो जो ये मास बचेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज आयन कह देंगे, पॉजिटिव चार्ज आयन कह देंगे। अब ये आयन हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो जाए इसमें एटम में, तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाए, क्योंकि निगेटिव एक हट गया तो हमारा पॉजिटिव हो गया। इसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज आयन कहेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव चार्ज आयन। अगर किसी सॉल्यूशन में आयंस हो और उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड, अब देखिए सॉल्यूशन में कोई हो, अगर किसी सॉल्यूशन में आयन, मतलब आयन में यही वाले जो हैं, और ये पानी में हो या किसी सॉल्यूशन में हो, और वो डाल दिए जाए तो क्या होगा? किसी सॉल्यूट में तो क्या होगा? वो आयन में छितर बितर हो जाएंगे, आयन स्वरूप में हो जाएंगे। किसी में पॉजिटिव हो जाएगा, किसी में निगेटिव हो जाएगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में आयन हो और उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की जाए, तो जो आयंस पॉजिटिव होंगे, देखिए नोट कर लीजिए, जो आयंस पॉजिटिव होंगे वो किधर जाएंगे? वे कैथोड इलेक्ट्रोड की जाएंगे। कैथोड होती है, कैथोड इलेक्ट्रोड माइनस चार्ज वाली होती है, तो क्या करेंगे? वो कैथोड इलेक्ट्रॉन की ओर भागेंगे। वही आकर्षण वाला, वो कि जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की ओर भागेगा। तो ये पॉजिटिव है तो कैथोड इलेक्ट्रोड की भागेंगे। ये कैथोड इलेक्ट्रोड वास्तव में नेगेटिव चार्ज होगी। ये इस प्रकार कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं, वो आयन कैट
कैथोड से CAT लिए गया, तो कैटायंस कहते हैं। यानी कैटायंस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो जो कैटायंस होंगे वो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, क्योंकि वो आकर्षित होंगे किसकी तरफ, वो निगेटिव की तरफ, वो कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होंगे। इसलिए इसके उदाहरण क्या है, जैसे सोडियम, हमारा सोडियम में 1+, उसको नाइट्रियम बोलते हैं, तो इसलिए Na रखा गया है। सोडियम का जो फार्मूला है वो Na+ कहलाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रियम, ये नाइट्रियम वहां का शब्द है, हम लोग उसका नाम जानते हैं सोडियम। Kb+ है, कैलियम, इसका नाम कैलियम है, इसको हम लोग पोटेशियम कहते हैं। और दूसरा कैल्शियम है जिसमें 2 चार्ज हैं, मैग्नीशियम में 2 चार्ज हैं, 2+, ये सब प्लस ऐसे लिखा जाता है, ये प्लस लिखा जाता है। एनाइंस, थोड़ा सा बोर तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा बोरियत वाला है, थोड़ा सा है, अधिक नहीं है, थोड़ा सा बोरियत का है, आपको लगेगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, खराब नहीं लगेगा। इसको देख करके आप बहुत से काम अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, एनाइंस। अब जो सॉल्यूशन में दूसरे जो माइनस चार्ज आयन होंगे वो एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ आकर, 2 इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं, एनोड और कैथोड। तो जो एनोड की तरफ आकर्षित होंगे, एनोड पॉजिटिव है, तो एनोड की तरफ कौन आकर्षित होगा, जो नेगेटिव वाले होंगे। तो ये एनोड इलेक्ट्रॉन वास्तव में पॉजिटिव चार्ज वाली होगी, तो इस एनोड इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन आकर्षित होगा, जो नेगेटिव चार्ज आयन होंगे वो उधर चले जाएंगे। तो इसलिए इनको एनोड की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसको एनायन कहा गया है, ANIONS, एनायंस। तो जैसे क्लोराइड बाइकार्बोनेट, ये उसके उदाहरण है। क्लोराइड में माइनस, वो बाइकार्बोनेट में HCO3 का फार्मूला है, उसमें माइनस लिखा जाता है। अब इसी से हम लोग समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। कोई जल, इसको एक एग्जांपल सामान समझिए, अगर कोई दरवाजा कोई हो और उस दरवाजे के अंदर 3-4 लोग हों, दरवाजे के बाहर 3-4 लोग हों, कोई उसमें साकल ना हो, कोई वो ना हो, और उसको आराम से आप प्रेशर के माध्यम से रोक सकते हो। सीधी खुला दरवाजा हो तो उसको धक्का देना हो, तो अगर बाहर अधिक लोग होंगे, बाहर से धक्का आए, तो अगर अंदर वाला लोग जो हैं वो कम ताकतवर होंगे तो तुरंत खुल जाएगा, और अगर अंदर वाले ताकतवर होंगे तो वो दरवाजे को धकेले रहेंगे और उसको जो है बंद रखने की कोशिश करेंगे, और बाहर वाले खोलने की कोशिश करेंगे, खुल नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर वाले अधिक ताकत लगा रहे हैं। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर है। किसी भी सॉल्यूशन में 3 तरह के द्रव्य होंगे। एक तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन माने मिला हुआ, जो मिला हुआ है वो सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट क्या होगा, जो घोल रहा है, और सॉल्यूट क्या होगा, जो घुल जा रहा है। आपने सोडियम डाला तो सोडियम घुल गया तो सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, जिस तत्व में डाला, जैसे जल में डाला तो सॉल्वेंट जल होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, जो इनका मिला जुला रूप होगा वो सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम लोग शरबत पिए तो हम लोग पानी हमारा सॉल्वेंट है, उसमें चीनी डाल दें तो चीनी हमारा सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन क्या है, शरबत। तो उस तरह हम लोग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूट जो किसी लिक्विड में घुल जाता है वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट वो है जो द्रव किसी ठोस पदार्थ को अपने में घोल लेता है, ये सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की प्रकृति ऐसी होगी कि वो कम, इसके नेचर देखिए, सॉल्वेंट की प्रकृति कैसे होती है, जो सॉल्वेंट बने, जो घोलता है, तो वो क्या होता है, वो कम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से अधिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर बहेगा। क्यों, जो मान लीजिए पानी है तो जिधर चीनी अधिक होगी उसकी तरफ जाएगा, ताकि चीनी और जल को बराबर कर दे। तो कम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से, यानी अगर चीनी यहाँ कम है और दाहिनी तरफ अधिक है तो दाहिनी तरफ चला जाएगा पानी। क्यों, ताकि जो है दूसरा वाला भी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए,
ताकि सभी स्थानों पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। ऐसा नेचर सॉल्वेंट की होती है। अब इसी से जी मैडम कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे। तो इतना जल्दी जल्दी से हम लोग इसको एक बार डॉक्टर कोमल, हम इस चीज को हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत बहस नहीं हो रही इस पर, बहुत अधिक एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग समझे यहीं पर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो दाब है जो कोई सॉल्यूशन इसलिए एग्जर्ट करता है ताकि बाहर से आने वाला सॉल्वेंट उसके अंदर न घुस सके। बाहर से मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है कोई सॉल्यूशन शरबत, और बाहर पानी या कोई चीज आना चाहता है तो उसको अंदर न घुस पाए इसका प्रयास करता है। ये ऑस्मोटिक, जितना प्रेशर लगाना पड़ता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसीलिए सेल में मान लीजिए कोई तरल है, कोई रक्त है, तो रक्त वगैरह क्या करता है, रक्त है उसमें और चीजें जुड़ी हुई है, तमाम रक्त कण है और सॉल्यूशन है और चीजें हैं और सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, तो उसकी वजह से वो इतना प्रेशर एग्जर्ट करता है कि बाहर वाला जो सॉल्वेंट है उसके अंदर न घुस आए। यही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नापा जाता है। ब्रेन एक कंप्यूटर में सीपीयू की तरह है। कैसा है सीपीयू, देखा सब लोगों ने ना? सीपीयू आप जानते हैं हम लोग, तो सीपीयू की तरह है। बाहरी जगत की जो भी संवेदनाएं आएंगी स्किन की सतह से आएंगी, स्किन से आएंगी, नर्व्स के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए आएंगी। पहले जाएंगी वो संवेदनाएं नर्व के माध्यम से आएंगी, पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी पीछे, और वहां ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं। इन्हें सेंसरी नर्व कहते हैं अथवा एफरेंट नर्व। ये सेंसरी नर्व भी है और इनको एफरेंट माने AFFERENT नर्व्स कहते हैं। अब प्राप्त घटनाएं हो गई, प्राप्त घटनाओं की एनालिसिस कौन करेगा? ब्रेन करता है, एनालिसिस करेगा, और फिर उस सूचना के रिएक्शन में कोई मोटर कमांड भेजेगा, कोई आदेश भेजेगा जो मोटर नर्व्स कहलाती हैं, ताकि इन्हें इफरेंट इफरेंट इफेक्ट वाला नर्व्स भी कहते हैं। ये मसल्स अथवा ऑर्गन्स को प्रभावित करती हैं। एक इंफॉर्मेशन है, कोई आया और उसने बाहर जो है किसी को 2 थप्पड़ मार दिया, तो जैसे थप्पड़ मारा तो ये सूचना जो है ब्रेन को पहुंचती है कि उसने थप्पड़ मार दिया। ब्रेन उसको एनालिसिस करता है कि भाई क्या बात है, उसने मारा, तो ये पता करता है कि ये कौन मारा, उसका इमेज जाती है, उस इमेज में बताया कि ये तो हमारा कोई बदमाश है, सही नहीं है आदमी, तो वो अब कोई कमांड भेजेगा कि उसको पीटो या उसको भगाओ या कुछ करो। तो जैसे जो कमांड आएगा वो मोटर नर्व के माध्यम से आएगा, वो ब्रेन से आएगा, उसको ये करो, तो वो काम करने के लिए शरीर अपने को तैयार करता है। 1 सेकंड, पानी जल तोड़ना, 1 सेकंड।
मोट अब जो ब्रेन से जो सूचना आएंगी वो कहलाएंगी मोटर कमांड। वो आदेश रूप में आएगा और वो मसल्स को जाएगा, किसी मसल्स को जाएगा, किसी ऑर्गन को जाएगा कि आप ये कर दो। तो वो उनको बोलेंगे इफेरेंट, इफेक्ट देने वाली। इफेक्ट देने से, इफेक्ट शब्द देखिए, इफेरेंट इफेक्ट देने वाली नर्व हैं, ये मसल और ऑर्गन को प्रभावित करेंगे, इनर्वेट करेंगी। एक शब्द इनर्वेशन है, यानी इनर्वेशन, प्रभावित करने को इनर्वेशन बोलते हैं, वहां जाएंगी। तो मोटर कमांड दो तरह के होंगे। जो कमांड किसी वॉलंटरी मसल के पास भेजा जाए, देखिए हमारे पास मसल्स हैं, हाथों पैरों के मसल्स हैं, शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उन सबकी मसल है, हार्ट की मसल है, लंग्स की मसल है, सबकी मसल है, तो वहां भी तो है मसल्स। तो दो तरह की मसल हुई, एक वॉलंटरी मसल जो हमारे नियंत्रण में है, उनको स्केलेटल मसल बोलते हैं। जैसे हमारे स्केलेटल मसल जो होती हैं, वो स्केलेटल माने हमारे शरीर की जो ढांचागत है उसमें जो मसल्स जुड़ी हुई हैं, हाथों की, पैरों की, ये मसल स्केलेटल मसल्स हैं। तो जो कमांड किसी वॉलंटरी मसल के बाद भेजा जाए, जैसे स्केलेटल मसल, वो वॉलंटरी नर्वस कमांड है। क्यों? वो हमारे वॉलंटरी, हमारी इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि हम हाथ पैर चलाइए, तो हम हाथ पैर चला रहे हैं, तो ये हाथ जो चला रहे हैं ये हमारे नियंत्रण में है, हाथ चलाना ये हमारे नियंत्रण में है, तो वॉलंटरी नर्वस कमांड है। स्केलेटल कमांड आपकी इच्छा पर निर्भर करती है, इसको हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित मानते हैं। ये हमारा, ये सोमैटिक माने दैहिक, सोमैटिक माने दैहिक, दैहिक माने जो हमारे शरीर से संबंधित है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित है। ब्रेन आदेश देता है और हम लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, हाथ चलाना शुरू कर देते हैं, व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसको वॉलंटरी नर्वस कमांड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, अब एक ऐसा कमांड होगा जो मान लीजिए कहा कि आपको दौड़ना है, चलिए दौड़ना तो ठीक है, तो दौड़ने का तो कमांड आपके पास हो गया, दौड़ने को तो कह दिया गया कि भाई दौड़िए, लेकिन हार्ट को अब दौड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक आपकी ताकत चाहिए। ये ताकत कौन देगा? ये ताकत तो देता है कौन सा? ब्लड, रक्त देता है ना। तो रक्त जो देगा, तो रक्त के लिए हार्ट होगा, लंग्स होगा, और चीजें होंगी। तो रक्त जो बढ़ेगा या रक्त जो अधिक प्रवाहित होगा या अधिक तेज करेगा, हार्ट अधिक धड़केगा, ये किसके नियंत्रण में है? ये नियंत्रण में है सीधे इनवॉलंटरी सिस्टम में, वो आपके कमांड में नहीं है। वो क्योंकि वो कमांड जाएगा हार्ट को, वो कमांड जाएगा लंग्स को, वो आपको नहीं जाएगा। तो जो कमांड किसी भी स्मूथ मसल, जो मसल स्मूथ वो कहलाती हैं जो आपके नियंत्रण में मसल नहीं होती। एब्डोमिनल मसल तो स्केलेटल मसल होती है, हार्ट की मसल स्मूथ मसल है, लंग्स के अंदर कोई मसल स्मूथ मसल है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं चलती रहती है। उनका कंट्रोलर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रहता है। जो कमांड किसी भी स्मूथ मसल को जाते हैं, यानी आंतरिक अंगों के लिए जाते हैं, वे इनवॉलंटरी कमांड होते हैं। इन कमांड में हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये कमांड आंतरिक अंगों, ग्लैंड्स को दिए जाते हैं। कोई हार्मोनल सिक्रेशन होना है तो ग्लैंड्स में जाएगा, कोई और सिक्रेशन होगा, एंजाइम्स का होना होगा तो ग्लैंड्स में जाएगा। तो ये जो कमांड होगा हार्ट को जाएगा, लंग्स को जाएगा, यानी स्टमक के भी जो अंदर अपना चर्निंग वगैरह के सब वहां जाएगा, तो ये सब ग्लैंड्स में जाएगा, आंतरिक अंगों को जाएगा। ये कमांड हमारे कौन सिस्टम होगा? इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो भाग हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या है? किसी असामान्य परिस्थिति में जो कमांड भेज जाते हैं, माने असामान्य परिस्थिति क्या हुआ, आप बैठे हुए हैं, अचानक आपके सामने कोई सांड आ गया, तो क्या करेंगे? आपको तुरंत तय करना है कि क्या करें, दौड़े कि न दौड़े। या तो लड़े, तो आप लड़ना नहीं चाहते तो आप दौड़ेंगे ना,
तो ये जो सिंपैथी, किसी असामान्य परिस्थिति में जो कमांड आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता, आपको अधिक बेटर रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए किए जाते हैं, वो आपको सुकून देने के लिए, आपको सहायता पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। जैसे फाइट और फ्लाइट की दशा में उन्हें इस श्रेणी में माना जाता है। मुसीबत में, संकटकालीन दशा में, आप बैठे, आप पढ़ रहे हैं, अचानक आपके यहाँ कोई आपकी मदर या कोई आ गए, उनको लगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, उन्होंने डांटना शुरू किया। अब ये जो डांटना शुरू किया, तो आपको इस समय सिंपैथी की आवश्यकता है। मुसीबत में आप हैं, संकटकालीन दशा है, तो इसमें आपका हार्ट, लंग्स अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तुरंत कि संकटकालीन दशा है, तो अधिक थोड़ा सा आपको धड़कने लगेगा। तो वो ये सब संकटकालीन, इनको सिंपैथी बोलते हैं। सिंपैथी की आवश्यकता है। सामान्य दशा में सिंपैथी की आवश्यकता है नहीं। आपको दौड़ना है, आपको खेलना है, कूदना है, सिंपैथी की आवश्यकता है। आपको आराम करना, सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। तो पैरासिम्पैथिक वो है, हार्ट या कोई अन्य ऑर्गन सामान्य दशा में जो भी कार्य कर रहा है, उसे जो कमांड भेजते हैं, उसे हम लोग पैरासिम्पैथिक कमांड भेजते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यानी ये है आराम की दशा है, किसी इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, इसको पैरासिम्पैथिक हम लोग बोलते हैं। अब एक और कंसेप्ट, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। अब नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई हम लोगों ने कहा न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 भाग हम लोगों ने कहा। एक भाग बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। न्यूरॉन का एक भाग, बीच वाला भाग बोलते हैं बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑर्गेनेल्स है। ये सब आपको आगे दिख जाएगा। न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, और कुछ और ऑर्गेनेल्स होते हैं। दूसरा डेंड्राइट्स, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, मतलब साइटोप्लाज्म के बने हुए हैं, उनके एक्सटेंशन है। इनका कार्य क्या है? मैसेज जो आते हैं, कोई मैसेज, उनको लेना और उसे सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देना। जो बॉडी है, बॉडी को सेल बॉडी बोलते हैं ना, तो ये बॉडी को ट्रांसफर कर देना। यानी 3 इसके पार्ट है ना। तो एक पार्ट आपके डेंड्राइट, इन्होंने क्या किया, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, थोड़े थोड़े हैं। ऐसे ऐसे समझ लीजिए, हाथ, ये हाथ है ना, ऐसे समझ लीजिए। ये समझ लीजिए ये 1 2 3 4 5 ये डेंड्राइट है। टाटा कोमल, आप देखिए, बिल्कुल ये हाथ देख लीजिए, बस ऐसे लगभग समझ लीजिए, मोरलेस यही न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है। 1 2 3 जैसे डेंड्राइट है, और ये आपका बीच का सेल बॉडी है। तो यहां से इंफॉर्मेशन लेता है, यहां पर देता है, और ये एक्सॉन है, ये आपको ट्रांसफर करते हैं, कोई जो कमांड हुआ उसको ट्रांसफर करते हैं। तो डेंड्राइट जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, इनका कार्य मैसेजेस को ग्रहण करना और उसे सेल बॉडी को ट्रांसफर करना है। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन भी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, लेकिन ये उनसे बड़े हैं। इनका कार्य सेल बॉडी द्वारा दिए गए जो ऑर्डर है या कमांड है, उसको आगे जाकर किसी मसल को देना, किसी न्यूरॉन तक ले जाना। या तो किसी मसल को देंगे या किसी और न्यूरॉन को दे देंगे। न्यूरॉन को देंगे यानी वो उसके किसको देंगे? डेंड्राइट को देंगे, एक्सॉन को नहीं देंगे। एक्सॉन किसी मसल को देगा, मसल देगा किसी ऑर्गन के पास जाएगा, या अगर उसको यहां भी देना होगा नर्वस सिस्टम में, तो वो किसी न्यूरॉन में देगा, तो न्यूरॉन में वो देगा डेंड्राइट्स को। एक्सॉन में एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, जिसे एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ एक्सॉन में एक्सोलेमा के अतिरिक्त एक माइलिन शीथ और चढ़ी होती है, जिन्हें माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। इन जिनमें माइलिन शीथ नहीं चढ़ी होती है, उन्हें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। सेल बॉडी, तो वो वाला हम पहले बता चुके हैं। सेल बॉडी और डेंड्राइट का रंग ग्रे होता है। अब यहां थोड़ा सा आप आपको दिखा दें,
ये कलरफुल दिखाया हुआ है, ऐसे है। तो ये जो ऊपर के एरिया है, ये वाले एरिया, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो एरिया है, ये देखा आपने, इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, ये सब, ये वाला देखिए एरिया ग्रूव्स बने हुए हैं, ये एरिया में बने हुए हैं ना, ये सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर खाबर बने हैं। तो ये बाहर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में कैसे होगा, तो यहाँ पर कलर में दो कलर की बात है, एक ग्रे कलर, एक ग्रे और एक व्हाइट, दो की बात चर्चा करेंगे। तो वही हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ग्रे और व्हाइट पे कैसे होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बताना चाह रहे हैं, आगे सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ब्रेन में सेल बॉडी और डेंड्राइट का रंग ग्रे होता है। ठीक है, सेल बॉडी और डेंड्राइट का रंग ग्रे होता है, और एक्सॉन का रंग क्या होता है, माइलिन शीथ चढ़ी है तो माइलिन शीथ का रंग सफेद होता है। तो यानी सेल बॉडी डेंड्राइट जहां जहां होंगे उनका रंग ग्रे होगा, और एक्सॉन जहां जहां होंगे, एक्सॉन जहां एक्सॉन होंगे वहां पर उसका रंग सफेद होगा। तय। अब ब्रेन में बाहरी ऊपरी भाग, ये ऐसे मान लीजिए ब्रेन है, ये पूरा यूं समझ लीजिए, ये बाहरी भाग हुआ ना, ऊपरी भाग हुआ, बाहरी भाग हुआ। तो बाहरी और ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। हमेशा हमेशा समझिए, कोई भी ऐसा ब्रेन है बना हुआ है, तो ये जो ये वाला भाग है, यहां तक भाग है, ये वाला ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स कहेंगे, और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। बीच के भाग को, अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। तो ब्रेन में सेल बॉडी डेंड्राइट इस तरह व्यवस्थित है कि सभी सेल बॉडी और डेंड्राइट एक साइड में कॉर्टेक्स की तरफ है। ऊपर सेल पहले ऐसे ऐसे, तो यहाँ डेंड्राइट्स ऐसे, तो डेंड्राइट्स हैं और सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी यहां तक सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी और डेंड्राइट का रंग जो है ग्रे है, तो ऊपर वाला ग्रे दिखाई देगा, और बीच वाला जहां एक्सॉन है वहां पर व्हाइट दिखाई देगा। तो ब्रेन में सेल बॉडी डेंड्राइट इस तरह व्यवस्थित है कि सभी सेल बॉडी और डेंड्राइट एक साइड में कॉर्टेक्स की तरफ होते हैं, जिसके कारण कॉर्टेक्स का रंग ग्रे दिखाई देता है। इसलिए ग्रे मैटर कॉर्टेक्स की तरफ होता है, ग्रे मैटर हमेशा कॉर्टेक्स की तरफ होगा। इसलिए कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर और ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर और ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स कह सकते हैं। अगर कोई कॉर्टेक्स की बात हो तो हम उसको ग्रे मैटर भी कह सकते हैं, और ग्रे मैटर की बात हो तो उसको कॉर्टेक्स कह सकते हैं। कहते हैं कि ग्रे मैटर कॉर्टेक्स है, या कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर भी कह सकते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये व्यवस्था सेरेब्रम में और सेरेबेलम दोनों में होती है। नोट कर लीजिए, सेरेब्रम में भी और सेरेबेलम दोनों में ये व्यवस्था होती है। अब क्योंकि कॉर्टेक्स की तरफ सेल बॉडी और डेंड्राइट होते हैं, अब देखिए कॉर्टेक्स की तरफ डेंड्राइट हुए और सेल बॉडी हुए, तो एक्सॉन हमेशा ब्रेन के अंदरूनी साइड की तरफ दिखेंगे ना, अंदर की तरफ। इसलिए एक्सॉन का रंग सफेद होने के कारण, माइलिन शीथ के कारण, ब्रेन सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों में के अंदर का हिस्सा सफेद दिखाई देगा। इसी कारण इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टी स्थिति है। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी होगी उसमें स्थिति जस्ट उल्टी है। वहां बाहर की तरफ व्हाइट मैटर और अंदर की तरफ ग्रे मैटर होगा। यहाँ अंदर जो है व्हाइट मैटर और बाहर की तरफ ग्रे मैटर है, वहां बाहर की तरफ जो है व्हाइट मैटर होगा, अंदर की तरफ ग्रे मैटर है। अब एक नया संदर्भ भी देख लीजिए।
एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि सेरेब्रम और सेरेबेलम में, दोनों में जगह पर ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई अंदरूनी भाग में कोई सेल बॉडी, कोई सेल पड़ा हो, कोई सेल बॉडी पड़ी हो, कोई डेंड्राइट पड़ी हुई हो, या उसका समूह पड़ा हो, वो पड़ी है या उसके कई ग्रुप पड़े हो, समूह पड़ा हो, तो उसका रंग क्या होगा? उसका रंग भी ग्रे होगा। तब सीएनएस में इस ग्रे मैटर को न्यूक्लियस कहा जाएगा। तब हम कह देते, मान लीजिए ऊपर तो ग्रे मैटर है, अंदर हमारा व्हाइट मैटर है, लेकिन कोई ऐसा सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों में ऐसा होगा कि बीच में के भाग में कोई हमारी डेंड्राइट पड़ी हो और बीच में कोई सेल बॉडी पड़ी हो, तो उसका रंग क्या होगा? उसका रंग ग्रे होगा। तब हम इसको, इस ग्रे मैटर को न्यूक्लियस कह देंगे। क्यों? क्योंकि सेल बॉडी में न्यूक्लियस होगा, सेल बॉडी होगी, उसमें न्यूक्लियस होगा, तो इसको न्यूक्लियस कह देते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस है। एक्सॉन जो व्हाइट मैटर कहे जा रहे हैं, अब एक्सॉन देखा ना, एक्सॉन निकल रहा है, एक्सॉन व्हाइट मैटर कहे जा रहे हैं, वे एक गुच्छे के रूप में मेडुला ऑब्लांगाटा की ओर जाते हैं, नीचे की ओर आते हैं ना, तो मेडुला नीचे यहाँ पर, तो मेडुला की ओर आते हैं और बाद में स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, नीचे और नीचे चले जाते हैं। वो समूह में गुच्छे के रूप में ब्रेन में नीचे उतरते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक्ट कहते हैं। क्या? ऊपर ब्रेन से नीचे क्या उतर रहे हैं? ट्रैक्ट, व्हाइट मैटर उतर रहा है। क्यों? एक्सॉन व्हाइट मैटर है ना, तो एक्सॉन नीचे उतर रहे हैं, तो वो गुच्छे के रूप में उतर रहे हैं, तो उनको ट्रैक्ट कह देते हैं। यानी ये व्हाइट मैटर जो है वो ट्रैक्ट है। तो इस प्रकार सीएनएस में न्यूक्लियस और ट्रैक्ट होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पाए जाएंगे, अंदर न्यूक्लियस पाए जाएंगे और कुछ ट्रैक्ट पाए जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार की अब जस्ट अबाउट रेफरेंस, इसी प्रकार की संरचना यदि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाए, अर्थात पीएनएफ में सेल बॉडी पाई जाए, तो उसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे बल्कि उसके गैंग्लियन कहेंगे, और जो ट्रैक्ट कहलाता है वो पीएनएस में नर्व कहा जाता है। बस ये अंतर है। यहाँ जहां न्यूक्लियस और हम लोग ट्रैक्ट कहते हैं, वही पीएनएस में गैंग्लियन और नर्व कहा जाता है। ब्रेन को ब्रॉडर रूप में 3 भागों में बांट सकते हैं। फोर ब्रेन, इसमें 2 भाग हैं, एक है टेलेंसेफेलॉन, इसमें सेरेब्रम और थर्ड वेंट्रिकल आता है। थर्ड वेंट्रिकल माने, वेंट्रिकल आगे पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड वेंट्रिकल समझ लीजिए। टेलेंसेफेलॉन इसका नाम है, इसमें सेरेब्रम और टेलेंसेफेलॉन थर्ड वेंट्रिकल आता है। दूसरा है डायनसेफेलॉन, इसमें थैलेमस आएगा, इपीथैलेमस आएगा, मेटाथैलेमस आएगा, सबथैलेमस आएगा और हाइपोथैलेमस आएगा। तीसरा होगा मिड ब्रेन, जिसको मेसेनसेफेलॉन बोलेंगे, इसमें टेक्टम आएगा, टेगमेंटम आएगा और बेसिस पेडंकुली आएगा। ये मिड ब्रेन के ये पार्ट है, टेक्टम, टेगमेंटम और बेसिस पेडंकुली 3 होंगे इसमें। डायनसेफेलॉन में नॉर्मली हाइपोथैलेमस कह देते हैं और ऊपर वाले में नॉर्मली सेरेब्रम कह देते हैं। बस फोर ब्रेन में नॉर्मली बोल देते हैं सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन में बोल देते हैं नॉर्मली हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन को वैसे मिड ब्रेन बोल देते हैं। तो ये है, ये इसका है। तो हम लोग यहाँ तक अभी कर चुके हैं। हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और उनकी एनर्जी को ग्रहण करेंगे। जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को हम लोग बाहर भेजेंगे, और जो ज्ञान आपके पास आया वो हमको भी दे सकते हैं। तो इस तरह की एक चेन बनेगी। उस चेन की वजह से हम चाहते हैं कि पूरे संसार में ये विधा फैले, और वही सी चेन के बनाने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। खेमका सर के तभी आदर्श पूरे होंगे, उनका मोटो पूरा होगा, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर कोमल बालवानी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, और उसके साथ साथ वो खुद नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग 2 मिनट में आते हैं मैडम।